हेलो बेटा, लाइट चली गई थी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, फिर वैसा ही सब कुछ लिखा है। क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने बात कर रहे थे बेटा ऑर्डर की। ऑर्डर आपको मैंने बता दिया था, इस ऑर्डर को अपने जहन में रखिएगा। आगे हम हर उसमें चर्चा करते रहेंगे इन चीज़ों की। इनके एक्चुअल में नाम को ध्यान रखिए बेटा, ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, ये रूटीन एक्शन है। भूल जाइए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ये सब, इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आप ध्यान रखिए इंडेफिनिट क्या है आपका, रूटीन एक्शन है। कंप्लीट एक्शन है आपका कौन, परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम क्या बोलेंगे, पार्शियली कंप्लीट एक्शन, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रोग्रेसिव एक्शन आपका क्या है बच्चे, कॉन्टिन्यूअस, जिसको हमने नॉट परमानेंट का भी नाम दिया था। हर वो क्रिया जो परमानेंट ना हो। बेटा देखो ना, इसको हमने क्यों कहा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने कोई काम शुरू किया, वो थोड़ा कंप्लीट हुआ और अंत में खत्म हो गया, तो जो चीज़ खत्म हो रही है वो परमानेंट तो हो ही नहीं सकती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से ये टेंस प्रेजेंट में, वर्तमान में किसी भी एक्शन की 4 स्थितियां हो सकती हैं। एक एक्शन ऐसा जिसमें एक पूरी टाइमलाइन होगी, जिसमें वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं, वो उसका रूटीन है कि वो कभी भी कर सकता है। रूटीन का मतलब ही क्या है, कभी भी कर लेंगे लेकिन करेंगे जरूर। दूसरा है बेटा पहले, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन आपका क्या हुआ, परफेक्ट हुआ। उसी प्रकार ये चारों बच्चे यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, पास्ट में भी तो ये एक्शन होगा और इसकी 4 स्थितियां होंगी, उसी तरीके से बेटा फ्यूचर में होंगी। इसीलिए टाइम और स्टेट और एक्शन को जब आप कंबाइंड करते हैं तब आपको मिलता है कितना, 12 टेंस। क्लियर है बात, ठीक है, बहुत अच्छे। जब आप टाइम और किसी स्टेट ऑफ एन एक्शन को आप जोड़ देंगे तो वो मिलके कितने टेंस बनाते हैं, हमारे 12 टेंस बनाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास टेंस कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस, कहीं कहीं बेटा लोग बोलते हैं, मैंने सुना है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस बेटा कुछ होता ही नहीं, टेंस में ही टाइम है और उसमें स्टेट ऑफ एन एक्शन है, इन दोनों को मिला के ही टेंस बना है। तो आप टाइम एंड टेंस बोल के क्या साबित करना चाहते हैं नहीं पता, ठीक है। तो ये नहीं कभी कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैं रट कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक बात हम इसमें और कर लेते हैं क्या, कि बेटा जब कभी भी आपको टाइम और टेंस में से चुनाव करना होगा, यानी टाइम और किसी एक्शन की स्टेट में से चुनाव करना होगा, मतलब चुनाव मतलब समझ रहे हो, अगर आपको किसी कारणवश चेंजेस करने होंगे तो ध्यान रखिएगा आप टाइम नहीं चेंज करेंगे। आप किसको चेंज करेंगे, उसकी एक्शन को भी चेंज नहीं करोगे, उसकी स्टेट को चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि बेटा टाइम को आप कुछ भी नहीं कर सकते, टाइम सबसे बलवान है। कैसे, इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM, कि मैंने 5 बजे एक मूवी देखी। सेम फंडा, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, ये क्या है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब एक टाइम जोन होगा, उसमें आप किसी क्रिया को कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है इंडेफिनिट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में आप किसी एक्शन को कभी भी कर सके, उसी को बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या इस सिनेरियो में ये बात फिट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही क्या है, 5 PM। इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, अभी मैंने उसके बारे में बात नहीं की है, लेकिन सबको पता है पॉइंट एट PM का मतलब है 5 बजे। ठीक 5 बजे तुमने मूवी देखी, और आपने मूवी, आपके पास टाइम जोन से कितना सही था, और आपकी मूवी बेटा कम से कम 2 घंटे की तो रही होगी, 1 घंटे की रही होगी, 10 मिनट की रही होगी। ऐसा तो है नहीं आप गए बस आपने आँख खोली और मूवी खत्म। फिर तो वही वाला सीन हो जाएगा कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपने टाइम 0 कर दिया, ठीक है, तो वो तो मैजिक बन गया। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर 5 बजे आप मूवी को देख ले रहे हैं एग्जैक्ट, ठीक 5 बजे, तो क्या ये सीन बन रहा है कि नहीं। इंडेफिनिट कब होता है, तो आप कहेंगे कि हम किसको बदल दें, समय को बदल दें। किसको बदलेंगे, आप ये बदलोगे बच्चे कि ये बदलोगे। आप कह दो कि हम इस टाइम को चेंज कर देंगे, टाइम नहीं बदलना है, आपको क्या बदलना है, एक्शन की स्थिति। यानी कि अब आप अपने एक्शन जो इंडेफिनिट था, आपने एक्शन की अवस्था क्या है, इंडेफिनिट थी, उसको चेंज करेंगे। मुझे बताओ एट 5 PM, अब कितना सिंपल है, ये टेंस किस में कन्वर्ट होगा। मैं आपको इसके फॉर्मूले भी बता दूंगा कि कब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो ये टेंस किस में बन जाएगा, लेकिन उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम सबको पता है बदलना हमको किसको है,
स्टेट ऑफ एन एक्शन को। स्टेट ऑफ एन एक्शन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4। 1 मिनट में सोच लो फटाफट कि ये किस में फिट होगा, प्रोग्रेस में। प्रोग्रेसिव एक्शन हो सकता है कि वो 5 बजे मूवी देख रहा है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, पार्शियली कंप्लीट एक्शन, पीसीए, मतलब 5 बजे उसने मूवी का थोड़ा हिस्सा देख लिया है और वो आगे भी उसको क्या करेगा, बाद में जाके कंप्लीट कर लेगा। और एक है आपका क्या, परफेक्ट एक्शन, यानी कि वो मूवी अपने आप में कंप्लीट हो गई है। तीनों बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, लेकिन क्या इंडेफिनिट बन सकता है? इंडेफिनिट का मतलब क्या है, एक निश्चित समय में जो आपको दिया गया है उसमें वो टाइम समय कभी भी हो जाए, उसका टाइम। इंडेफिनिट का मतलब ही हिंदी में क्या होता है, अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है बेटा, और आपने उसको निश्चित वाले सेंटेंस में लिख दिया, यानी यहाँ पे गलती क्या है, वॉच की है। अब देखो, अगर मैं इसमें प्रोग्रेसिव एक्शन लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 5 PM। पॉसिबल है? नहीं। क्यों? आपको अभी मैंने बताया था प्रोग्रेसिव एक्शन में टाइम नहीं होता, क्योंकि जैसे ही टाइम आ जाएगा तो आपको पता चलने लगेगा कि वो एक्शन क्या हो गया, पार्शियली कंप्लीट हो गया। तो आप क्या प्रोग्रेसिव एक्शन में इस टेंस को बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें बच्चे टाइम आ गया है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेट है क्या, पार्शियली कंप्लीट एक्शन। हम टेंस के नाम ही भूल जाएंगे, हम ऐसे ही बात करेंगे, पार्शियली कंप्लीट एक्शन। पार्शियली कंप्लीट एक्शन में टाइम होना चाहिए, हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इसको पार्शियली कंप्लीट में बना लें? बिल्कुल बना सकते हो बेटा। कैसे बना दोगे, ही आई है, सॉरी तो हैड है तो कोई दिक्कत नहीं, आई हैड बीन वॉचिंग अ मूवी, टाइम कर दो, एट है तो अब ये सिंस क्यों लग रहा, फॉर क्यों लग रहा, हम आगे जाके पढ़ेंगे। सिंस 5 PM। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 5 बजे से बंदा मूवी देख रहा है और थोड़ी देर तक और देखेगा, यानी कि एक्शन क्या हो गया, पार्शियली कंप्लीट हो गया। तो जिस टेंस को आपने इंडेफिनिट में बनाया था वो किसमें चला गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यही बात मैं समझा रहा था। होता क्या है, अभी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें टाइम हटाना हमारी मजबूरी हो जाएगा। बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। जब टाइम हट जाएगा तो बच्चा जानते क्या करता है, इस टेंस को, सेंटेंस ऐसे लिखा होगा, ही हैड बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस है, हमको मानो टाइम हटाना है, तो वो हैड बीन वॉचिंग को जानते हो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कर देगा आई हैड वॉच्ड अ मूवी। अब देखिए यही सबसे बड़ी गलती है, आपने जिसको पीसीए था उसमें से टाइम हटा दिया, तो टाइम हटाने के बाद यानी कि अभी एक्शन आपका पार्शियली कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो वो एक्शन इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, मुझे ये बताओ। वो एक्शन किसमें चला जाएगा, प्रोग्रेसिव एक्शन में। और आप जल्दबाजी में आई हैड बीन वॉचिंग को आई हैड वॉच करके चले आते हैं, गलती हो जाती है। अरे जो एक्शन, सीधी सी बात है, जो एक्शन अभी पार्शियली कंप्लीट हुआ ही नहीं, वो आप उसे कंप्लीट कैसे दिखा देंगे। आपने खाना बनाना भी शुरू ही नहीं किया और कह देंगे कि मैंने खाना खा लिया, तुम कहोगे सब बाहर से मंगा लिए थे। वो जनरल सेंस की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक मैटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा, जब ये एक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसमें से समय हटाना पड़ रहा है हमको, तो हमको वापस प्रोग्रेसिव एक्शन में जाना पड़ेगा। फिर वही समस्या कि हमको एक्शन हटाना कब है। तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस के अंदर उन 12 टेंसेस के बारे में, ठीक है। तब हम उसके बिल्कुल डिटेल में चलेंगे, एकदम एक एक चीज, कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। चले, चलो भाई बैग उठाओ, चल दो मेरे साथ। लेकिन फिर एक छोटी सी बात, जो अभी लग नहीं रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका शुरू हो पाएगा, एक दो बातें हमें और कर लेनी चाहिए। क्या कि बेटा आपका आपके टेंस का, सेंटेंस का, हम मेनली सेंटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर क्या होता है। आपका पहले बेटा आएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, समझिएगा बात को। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। टेंस शुरू करने से पहले हम जान लेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। ओ बेटा वर्ब लिखा तो है, ठीक है, सही है, जैसे मैंने वर्ब नहीं लिखी। आपका सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हेल्पिंग वर्ब बेटा आपका क्या है, साइड हीरो है, ऑप्शनल है, जहाँ जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी हम अभी चर्चा करेंगे। मेन वर्ब आपकी मुख्य क्रिया है जिसको आपका डूअर सब्जेक्ट करता है। याद करिए ना, ये इसकी क्या है, दुल्हन है। अगर ये इसकी दुल्हन नहीं है, किसी और की है, तो हमें दुल्हन का ग्रुप पता है क्या, बी, बीइंग और बीन। मेरे पिछले वीडियो देखेंगे, आप बात को समझेंगे। बेटा पिछले वीडियो देख करके ही आगे बढ़िएगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगी आपको। तो ये आपका कर्ता कहलाता है, जो इसको हम बोले तो डूअर, जो इस क्रिया को करेगा।
ठीक है, उस क्रिया में आपकी सहायता करते हैं क्या पंडित जी, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये होता है आपका कर्म, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके, ये जब नाउन पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट और मेन वर्ब मिल करके जिस पर भी जो रिफ्लेक्ट डालते हैं, जो कर्म होता है उसका, इससे वजह से जो रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के हैं आपके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब अभी हम यहाँ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक ऑर्डर है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब प्रश्न उठता है सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। तो अभी हम बेसिकली दो बातें करेंगे। एक है आपका बेटा असर्टिव सेंटेंस, जो हमें इसमें पढ़ना है अच्छे से, और एक है आपका इंटरोगेटिव। एक है आपका क्या, असर्टिव सेंटेंस, तो दूसरा है आपका क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कई लोगों को असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या असर्टिव सेंटेंस है और क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस इक्वल नहीं होते। अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का ही एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस आ जाएंगे आपके, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में आपके अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, निगेटिव अफर्मेटिव। पहले असर्टिव की हिंदी वाली कथनात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें बेटा कोई कथन हो, कोई स्टेटमेंट दी गई हो, वो आपकी सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। नकारात्मक मतलब उसमें नॉट एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपकी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी को ये बात पता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको ये नहीं, ये पढ़ना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फिर से बोल रहे हैं, सेंटेंस आपके दो तरीके के, एक अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। असर्टिव को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, अफर्मेटिव निगेटिव। इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नकारात्मक कथन होगा, और ये आपका सकारात्मक कथन होगा, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है बच्चे आपका निगेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको भी दो पार्ट में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं, ऊपर नहीं लिख रहा होगा तो हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको भी बेटा दो पार्ट में बांटते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इसको भी दो पार्ट में बांटेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा क्या, एक होगा ओपन एंडेड, एक होता है आपका क्या, क्लोज एंडेड। बस इसी को समझाना है, ओपन एंडेड सेंटेंस क्या है और क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड आपके सेंटेंस क्या है। लाइट लगाना भूल गए, ठीक है, अब लगा लेते हैं। लो चलिए, अब मैं बोलता भी चल रहा हूँ। आपका एक क्या है, ओपन एंडेड सेंटेंस, और दूसरा क्या है, क्लोज एंडेड सेंटेंस। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में बच्चे क्या डिफरेंस होता है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से। इसका प्रयोग जब हम एडवर्ब पढ़ रहे होंगे तब फिर जिक्र करेंगे। आप एक वर्ड से परिचित होंगे बच्चे, वो है क्या, इन्वर्जन। आपको बचपन में रटवा दिया गया ये बात कि भैया जब भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगा दी जाती है। हम लोग क्या क्या बोलते थे कि सेंटेंस की शुरुआत, अगर ऐसे भी बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते, सारा खेल लैंग्वेज का है, तब भी हम सही बोल रहे होते थे। लेकिन हम क्या बोलते थे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ना लगा के सेंटेंस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अरे भैया क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बेटा, ये रूल है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, अगर कोई भी चीज़ इन्वर्जन फॉलो करेगी, इन्वर्जन बेटा बहुत बड़ी चीज़ है, वो हम एडवर्ब में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम एडवर्ब का एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन फॉलो होता है, पहली लाइन। अब बात कर लेते हैं इन्वर्जन क्या चीज़ है। इन्वर्जन बच्चे कुछ नहीं है, इन्वर्जन में सिर्फ इतना करते हैं। इन्वर्जन दो तरीके का होता है, एक पार्शियली इन्वर्जन, एक कंप्लीट इन्वर्जन। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इन्वर्जन में बच्चे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पर लगा दी जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लगा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्वर्जन एक मैग्नेट की तरीके से काम करता है जो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देता है सेंटेंस के। और ये सिर्फ इंटरोगेटिव में नहीं होता, ये बहुत जगह होता है। लेकिन हमने रट लिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है
तो वो हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इन्वर्जन को फॉलो करता है बच्चे, और इन्वर्जन क्या करता है, एक मैग्नेट समझिए उसको, वो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेता है। अब क्यों कह दो, क्या मैग्नेट की क्या ज़रूरत पड़ गई? फिजिक्स में मैग्नेट कम क्या था जो आप इंग्लिश में भी मैग्नेट का यूज़ करने लगेंगे? नहीं बेटा, इन्वर्जन का एक रोल है एम्फेसाइज करना। अब मैं इन्वर्जन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इन्वर्जन का मतलब है एम्फेसाइज करना, अपनी बात को थोड़ा प्रभावी ढंग से रखना। तो देखिए, आपको इन दोनों को बोलने में उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, एम्फेसाइजेशन नहीं होता, जोर नहीं लगता बोलने में। लेकिन इंटेरोगेटिव में, जैसे तुम बेटा घर में कोई पेपर लेके आओ, फेल हो गए हो, और तुमने पिताजी के सामने वो बड़े प्यार से रखा, उसमें तुम्हारे नंबर आए थे बेटा 20 में 2, तो पिताजी ने तुम्हें 2 थप्पड़ मारे और चिल्ला के तुमसे क्या कहा, क्या ये पेपर यही तुमने पढ़ाई की है, क्या यही दिन भर पढ़ते हो क्या तुम? तो वो दोनों ही शब्दों में उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, क्यों किया? वो ऐसे थप्पड़ मार के कहते ना, तुम तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो। लेकिन बस अपनी बात को इंटेंसिटी देने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए, मॉडिफाई नहीं कहेंगे, जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए पिताजी ने क्या कहा, तो यही तुम्हारी पढ़ाई है दिन भर की, दिन भर तुम करते क्या हो? और उनका लड़का है, उनको नहीं पता वो दिन भर क्या करता है। लेकिन बात को जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, बात बस उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने के लिए हम इन्वर्जन का फॉलो करते हैं। और इन्वर्जन का काम क्या है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि मेन वर्ब को भी बाहर निकालता है, अभी हम बात नहीं करेंगे, वो इन्वर्जन में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। वो आपकी हेल्पिंग वर्ब को बेटा सब्जेक्ट से पहले ले आता है। दूसरे शब्दों में कहें बेटा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह लग जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह लग जाता है। समझ गए बात? अब हम बात करते हैं इन दोनों शब्दों की। बेटा देखिए, आपने पढ़ा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बचपन में 2 तरीके के होते हैं। क्या? एक ऐसा जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, हेल्पिंग वर्ब तो सभी में लगी होती है, जो आपके उसमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, यानी उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब की वजह से होती है। यही वजह है टीचर क्या बोलता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करती है, लाइन ही गलत है। और दूसरा WH फैमिली का वर्ड होगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी बच्चे, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी मेन वर्ब होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। अब ये जो WH फैमिली वर्ड मैंने लिखा है, ये क्या है बेटा? ऐसे शब्द जो प्रश्न को ही पूछते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे नीचे, हु, व्हाट, हाउ। अब मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा आपको, पर्टिकुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो मैं ये सब जिक्र नहीं करूंगा, ये आपका ग्राउंड बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे मैंने क्या बोला है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन का ऑर्डर है बच्चे, ठीक है। हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, आगे हम बताएंगे इसको क्या है। लेकिन देखिए, सब में WH है, इसमें उल्टा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसीलिए इन शब्दों को WH फैमिली वर्ड कहा जाता है, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और भैया इनका महिमा अपरंपार है। ये कब रिलेटिव प्रोनाउन बनेंगे, कैसे बनेंगे, भी दिखाते हैं, इसी में तुम्हें समझाएंगे इस बात को बहुत सिंपल भाषा में। अभी समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड सेंटेंस बेटा वो होंगे जिसमें आपका WH फैमिली का वर्ड नहीं होता, उसको हम ओपन एंडेड कहते हैं। और दूसरी बात, उसको दूसरी परिभाषा ये है कहने की कि ओपन एंडेड सेंटेंस वो होते हैं, एक मिनट, मुझसे शायद गलती होगी। ओपन एंडेड सेंटेंस बेटा वो होते हैं जिसमें WH फैमिली का वर्ड होता है, वो थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया बात। ओपन एंडेड सेंटेंस वो होंगे जिसमें WH फैमिली वर्ड का यूज़ होगा, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं WH फैमिली, टिक लगा देता हूँ। और क्लोज एंडेड में ओपन, वो क्या नाम है, नहीं होगा। इसको दूसरी परिभाषा इसकी क्या है बेटा, ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ, इधर लिख देते हैं, जिसका आंसर आप किस में दें, सिर्फ यस और नो में। क्या तुमने खाना खाया? हाँ। क्या तुमने पढ़ाई की? बिल्कुल भी ना, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका जवाब सिर्फ हाँ या ना होता है, उन्हें हम क्लोज एंडेड बोल देते हैं। और जिसमें आपका WH फैमिली वर्ड इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, उसको हम, यानी उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, वैरायटी वाला, तो उन्हें ओपन एंडेड सेंटेंस बोल देते हैं। ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार हैं। अब पूछो यहाँ पे इसकी बात हमने क्यों की? बहुत बड़ा राज है बेटा इस बात पे, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा।
अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, दोबारा इसको मुझे कभी किसी भी चैप्टर में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कि ओपन एंडेड सेंटेंस और क्लोज एंडेड सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक रूल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ फंडे बताए थे, क्या 2v1 कभी एक साथ नहीं लिखे जाते, 2v2 कभी एक साथ नहीं लिखे जाते, 2v3 बेटा कभी एक साथ नहीं लिखे जाते। मैंने पैसिव वॉइस में बताया था कि वो बात गलत है, याद करिए, नहीं तो पिछला वीडियो जाके देखिएगा। अब एक और बात बता रहा हूँ बेटा, 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव 1 और इंटरोगेटिव 2 यानी कभी एक साथ नहीं लिख सकते। कह दूँ हैं, हम तो भैया सुने हैं कि कई बार इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, हिंदी में नहीं बोलते। मुझे पता है कि आज तुमने दिन में क्या खाना खाया। एक मूवी आई थी आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, कि मैं जानता हूँ कि तुमने, मैंने गलत बोला है बेटा मुझे मालूम है, लेकिन बोला ही इसलिए गलत है क्योंकि मैं ताकि इस एग्जाम्पल को आगे जाके आपको कंटिन्यू कर सकूँ। मुझे पता है कि तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया। हॉलीवुड की मूवी थी, अगर आपने देखी होगी तो अच्छी बात, नहीं देखी तो भी अच्छी बात, ठीक है। यानी कि दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। इन फ्यूचर हम मुझे ये बातें आपको ना बतानी पड़े, ठीक है। नहीं तो कहोगे अभी तो हमने इंडेफिनिट शुरू ही नहीं किया, समय लगेगा भैया। इसीलिए मैंने कहा था लेक्चर लंबे होंगे और काफ़ी घंटे के होंगे। फिर से बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो गए। इन दोनों प्रकार में मैंने एक बात आपको बतानी चाहिए कि दो इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग आप एक साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका भी वजह है, आइए देखते हैं। इसको बेटा थोड़ा सा रब कर दे, थोड़ा क्या पूरा ही कर दे, चलो दिखा रहने दो, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहूँ मैंने पूछा, एक सेंटेंस लिखा, पहला, क्या तुमने देखा, डिड यू सी, या और लगान, डिड यू सी हर। मैंने एक सेंटेंस लिखा छोटा सा आपके सामने, क्या तुमने उसको देखा। दो सेंटेंस, क्या तुमने उसको देखा, व्हाट डिड यू सी हर, क्या उसने किया, क्या तुमने देखा और क्या उसने ये कार्य किया, या कुछ भी कार्य कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं और बच्चे दोनों इंटरोगेटिव में हैं, लेकिन अलग अलग हैं तो ये क्या है, बिल्कुल 100% सही थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों सेंटेंस में हम बीच में प्लस का साइन लगा दें, जिसको हम जोड़ दें, इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, लेकिन अभी मैं वो बातें नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ हम जोड़ रहे हैं। यानी कि मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, दो इंटरोगेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं लग सकते, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो बेटा क्या लिख दूंगा, ये आ रहा है नीचे, डिड यू सी हर, व्हाट डिड शी, सेंटेंस थोड़ा सा आनंद नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बात। डिड यू सी हर, हाउ डिड शी डांस, अब अच्छा लगेगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, डिड यू सी हर, हाउ डिड शी डांस। अब ये बेटा आपके सामने सेंटेंस है, इसी को इन्वर्जन से भी मैं जोड़ दूंगा। अभी सारी बातें ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा मैंने ये दोनों सेंटेंस अलग अलग लिखे तो बेटा वो सही थे, लेकिन अगर मैंने उसको एक साथ कर दिया तो वो गलत क्यों कह रहे हैं। क्यों, इंटरोगेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं लिखे जा सकते, उसकी वजह भी है। देखिए क्या, डिड यू सी हर, यहाँ तक ये बात सही थी। जैसे ही बेटा WH फैमिली का वर्ड, मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। जैसे ही WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस की स्टार्ट में आता है तब वो इंटरोगेटिव कहलाता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये शब्दों को गौर से सुनिएगा।
जब WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो वो इंटेरोगेटिव होता है। अगर WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो कभी इंटेरोगेटिव नहीं बन सकता, याद रखिएगा। तो यानी जैसे ही WH फैमिली का वर्ड अभी तक सेंटेंस की स्टार्ट में था बेटा वो सही था, ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव था। लेकिन जैसे ही WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया ये अपने इंटेरोगेटिव होने का ओहदा खो चुका है। अब मुझे एक बात बताइए, जो चीज़ इंटेरोगेटिव होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं ना। जो चीज़ इंटेरोगेटिव होती है, जो चीज़ मतलब जो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा बच्चे उसमें इन्वर्जन फॉलो होता है। और इन्वर्जन का मतलब होता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, टू एम्फसाइज, उस बात को अधिक महत्व देने के लिए, उसको इंटेंसिफाई करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इन्वर्जन है ही नहीं, बात समझिएगा। अब मैंने कहा ना WH फैमिली का वर्ड अगर बीच में आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता, इसीलिए कहा दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक साथ लिखे नहीं जा सकते। तो WH फैमिली का वर्ड जैसे ही सेंटेंस के बीच में आया वो इंटेरोगेटिव नहीं रह गया, और जैसे ही ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा क्या इसमें इन्वर्जन लगेगा, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है ना। और जैसे ही इन्वर्जन फॉलो होना बंद हुआ, आपने जो सीखा था इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं, क्या वो होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यानी इस सेंटेंस में एक एरर बन गई बेटा। यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है तो ये इन्वर्जन नहीं लेगा, और अगर ये इन्वर्जन नहीं लेगा तो मुझे बताइए आपका जो सब्जेक्ट है क्या वो हेल्पिंग वर्ब के पीछे लगेगा, या दूसरी भाषा में बोले तो क्या आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर इस सेंटेंस को सही करना है बच्चों तो वो शी यहाँ आएगा और डिड बेटा यहाँ आएगा। यानी वही बात, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पहुंच जाएगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर पहुंच जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं, कैसे सही करके बोलेंगे? डिड यू सी हर, हाउ शी। अब फिर वही बात है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ाया। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आपका जो डिड है हेल्पिंग वर्ब वो बेटा इस्तेमाल नहीं होगी, तो सही सेंटेंस हो जाएगा क्या? और रहने दीजिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इस बात को, फिर रब करते हैं वो। इस सेंटेंस को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, डिड यू सी हर, हाउ शी डांस्ड। क्वेश्चन मार्क अभी भी लगेगा क्योंकि पहला वाला तो इंटेरोगेटिव है ना। तो आपने क्या देखा, आपका सब्जेक्ट तो आ गया लेकिन आपकी हेल्पिंग वर्ब गायब हो गई, वो अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की डीप में। लेकिन हेल्पिंग वर्ब उससे पहले नहीं रही। फिर से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं लग सकते। रीज़न, WH फैमिली के वर्ड को पहले आने का मतलब है तभी वो इंटेरोगेटिव होगा। अगर WH फैमिली का वर्ड पहले नहीं आया है तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। अब फिर वही बात है कि WH फैमिली का वर्ड बीच में आए तो क्या होगा बेटा? वो कंजंक्शन हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, वो बात की बात है। अभी से भी इतना समझ लीजिए कि WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया है तो वो इंटेरोगेटिव नहीं होगा, और जैसे ही उसने इंटेरोगेटिव का अस्तित्व खोया वो इन्वर्जन फॉलो नहीं करेगा बच्चे। और इन्वर्जन जैसे ही उसने फॉलो करना बंद किया, ये वाली कहानी चेंज हो गई। कौन सी कहानी? कि आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लगेगा। तो बस मैंने वही तो किया। कोई किसी भी तरीके का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, देखो मैं रब कर रहा हूँ सारी चीज़ें। एक छोटा सा सेंटेंस लिखें, आई नो वॉट आर यू ईटिंग। होता है ना, किसी के घर जाओ वो कुछ खा रहा हो, जैसे बचपन में करते थे, और पीछे हाथ से छुपा लेते हैं, ये सामने वाले को देना ना पड़े, है ना। छोटे बच्चे यही करते हैं, वैसे कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, देना ना पड़े। आई नो व्हाट आर यू ईटिंग बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ तुम क्या खा रहे हो। लेकिन फिर वही बात, आप जानते हैं आज के बाद इंटेरोगेटिव वर्ड है ये बेटा, पाप है ये अगर किसी ने इसको इंटेरोगेटिव वर्ड कह दिया। ये WH फैमिली का वर्ड है, जो सेंटेंस के प्रारंभ में आएगा वो इंटेरोगेटिव कहलाएगा सेंटेंस। अदरवाइज बीच में आ गया तो ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये कुछ भी हो जाए, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन, वो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा दैट मीन्स इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा। इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं लगेगी, दैट मीन्स आपका यू ज़्यादा लंबा हो गया। आपका यू बच्चे यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा आई नो व्हाट यू आर
ईटी। क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें? नहीं, क्योंकि पहला वाला तो इंटरोगेटिव है नहीं। तो कुल मिला के 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं लगाए जा सकते, और अगर एक भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन उसमें WH फैमिली का वर्ड बीच में आ रहा है तो वो इन्वर्जन फॉलो नहीं करेगा। रीज़न बीइंग कि वो बेटा इंटरोगेटिव रहा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी जानते हो क्या होती है? आई नो, मैं जानता हूँ तुम क्या खा रहे हो, नहीं, मैं जानता हूँ जो चीज़ तुम खा रहे हो। फिर वही बात है, देखो इसका कितना गहराई से अगर सोचा जाए, मैं जानता हूँ तुम क्या खा रहे हो, तो क्या तो अपने आप में क्या है? प्रश्न पूछ रहे हो तुम, क्या तो तुम क्या है? प्रश्न पूछ रहे हो, और तुम कह रहे हो कि तुम जानते भी हो। अगर तुम जानते हो कोई चीज़ तो वो प्रश्नवाचक कैसे हो सकती है? बात समझ पा रहे हैं? अगर आप जानते हैं वो चीज़ तो वो प्रश्नवाचक कैसे होगी? तो इसका मतलब क्या नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? जो डर गया वो मर गया, वही वाला आई नो, ये वही जो है बेटा। मैं जानता हूँ जो चीज़ तुम खा रहे हो। तो आई थिंक आप आज फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुरू नहीं कर पाया, लेकिन आपकी बैकग्राउंड तैयार हो गई कि टाइम का स्टेट ऑफ एन एक्शन से क्या रिलेशन है, आपके टेंस बच्चे 12 क्यों होते हैं, और दूसरी बात सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट वो है जो आपकी मुख्य क्रिया यानी अपनी दुल्हन का डूअर है। हर वर्ब का सब्जेक्ट क्रिया डूअर नहीं बनेगा। ये मैंने अपने पहले वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में बात समझाई थी, जाके एक बार देखिएगा। वो पार्ट 1 है बच्चे, मैंने पार्ट 2 नहीं बनाया है। उसका क्यों? क्योंकि उसके लिए बी बिगनिंग का एक और स्ट्रक्चर आपको सीखना होगा जो मैंने अभी नहीं बताया। मैंने सीधे कुछ बातें आपको पहले जाननी होंगी, तभी हम उसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे, ठीक है। दूसरी क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया, क्या क्या हो गया, हम वो चर्चा कर लेते हैं। दूसरी क्लास में हमने टेंस को अच्छे से बात कर ली, टेंस 12 क्यों होते हैं, एक स्टेट का एक्चुअल में क्या नाम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका ऑर्डर क्या है। इंडेफिनिट क्या चीज़ होती है? इंडेफिनिट एक टाइम लाइन में वो काम कभी भी किया जा सके, उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं, क्योंकि वो रूटीन एक्शन है, उसका टाइम फिक्स नहीं है कि वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, कि वो उसकी स्टेट नहीं फिक्स है, एक्चुअल वर्ड यही होना चाहिए, उसकी स्टेट नहीं फिक्स है, वो किस स्टेट में है आपका, वो तो हम क्या बोल देते हैं? इंडेफिनिट बोल देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जब भी मिलेंगे, यानी कि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा, उसमें पहली हेडिंग होगी क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपके हम उन 12 टेंसेस का जिक्र करेंगे, ये तो सिर्फ उनका ग्राउंड बनाना था और कुछ भी नहीं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।